तो क्या आपको लगता है, और कल के सी वोटर में भी के सर्वेक्षण में भी यही आया, तो आपको लगता है कि यही हकीकत है या इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है? सी वोटर के सर्वेक्षण को मैं जिस निगाह से पढ़ता हूं वो थोड़ा अलग है, मैं उसका अलग तरीके से अर्थ निरूपण करता हूं। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की राजस्थान की जो 132 230 में से जो मध्य प्रदेश की 230 में से 132 सीटें हैं, यानी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है, ये सर्वेक्षण ही बताता है। यहां तक कि चंबल क्षेत्र जो है, चंबल ग्वालियर क्षेत्र है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है और समझा जाता था कि जब वो कांग्रेस से उनको तोड़कर भाजपा में मिला दिया गया तो उसकी पहली बलि तो कमलनाथ सरकार को देनी पड़ी और ये माना जा रहा था कि अब इस क्षेत्र में भाजपा की बल्ले बल्ले होगी। लेकिन वहां पर सी वोटर का सर्वेक्षण दिखाता है कि कांग्रेस उस क्षेत्र में भाजपा से 9% आगे है। सीधी टक्कर में जब कोई पार्टी 9% आगे होती है, इसका मतलब होता है कि वहां नतीजा एक तरफा उसके पक्ष में जाएगा। उसके बाद बघेलखंड क्षेत्र बनता है बुंदेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर, विंध्य क्षेत्र को मिलाकर बघेलखंड क्षेत्र बनता है, जो कि बड़ा क्षेत्र है। वहां भी 4-5% की बढ़त कांग्रेस के पास है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 132 सीटों वाले ये 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है। अब बाकी बचे हुए 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें 2 में भाजपा कांग्रेस से आगे दिखाई गई है और एक क्षेत्र में दोनों को 45-45% बराबर की टक्कर है। यानी कुल 6 क्षेत्रों में केवल 2 क्षेत्रों में भाजपा आगे है, एक क्षेत्र में दोनों बराबर बराबर जीत रहे हैं और 3 क्षेत्रों में कांग्रेस काफी आगे है। तो ये परिस्थिति बताती है। और दूसरे, कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से एक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जिससे गद्दी साजिश करके छीनी गई थी। जनादेश उस चेहरे को मिला था, कमलनाथ को। और राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस में किसी किस्म की अंदरूनी गुटबाजी नहीं है। वहां भी एक कमाल हुआ, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में मिलाया गया तो भाजपा और उसके समर्थक लोग मान रहे थे कि तो बहुत फायदे की बात हो गई और सरकार तो उनकी बनी गई, तो फायदा तो उन्हें मिला ही। लेकिन इससे एक ऐसा काम हुआ जिसकी पहले से कल्पना नहीं की जा रही, जिसको मैं अंग्रेजी में कहते हैं कि इसको पोएटिक जस्टिस आप मान लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहने से गुटबाजी कांग्रेस में थी, जैसे ही वो भाजपा में चले आए तो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी स्वाभाविक रूप से खत्म हो गई, क्योंकि 2 जो बड़े नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। वो पिछली बार भी सरकार के मुद्दे पर, सरकार जब बनी थी तब एक मत थे और आज भी वो एक साथ खड़े हुए, एक दूसरे का समर्थन करते, एक दूसरे को मजबूत करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, वो तो पार्टी से छोड़ के बाहर आ गए। अब वो महत्वाकांक्षा उनके साथ साथ भाजपा में भी आ गई और भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाने का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसका नतीजा यहां तक कि उनके जो अपने लोग थे चंबल ग्वालियर क्षेत्र में, उनको भी कुछ खास लाभकारी जगह स्थान नहीं प्राप्त हो पाए। तो धीरे धीरे करके उनमें से कई लोग दोबारा कांग्रेस में चले गए। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ भाजपा ने कांग्रेस से गुटबाजी भी आयात कर ली अपने यहां, तो कांग्रेस के भाजपा के अंदर की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई। यही सब देखकर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को लगा होगा कि अगर हमने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाया या किसी और को चेहरा बनाया तो पूरी पार्टी में जबरदस्त सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाएगी। अभी मैं क्यों नरेंद्र मोदी अपने आप को चेहरा बनाना चाहते हैं, उसके स्थानीय कारण ही नहीं है, जैसे कि स्थानीय कारणों का जिक्र किया। जब बाद में हम लोग अपने इस कार्यक्रम का सार संकलन करेंगे, तब इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से तमाम स्थानीय नेताओं को हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी बिल्कुल पृष्ठभूमि में रखना चाहते हैं और पूरे विधानसभा के चुनाव केवल अपने नाम और अपनी छवि के दम पर ही लड़ना चाहते हैं। इसका नाम उन्होंने सामूहिक नेतृत्व दिया है। सामूहिक नेतृत्व का मतलब है कि एक से ज्यादा लोगों का नेतृत्व होना चाहिए। यहाँ तो नेतृत्व केवल एक व्यक्ति का है। ऐसा नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति भी बने रहे और समूह की भी नुमाइंदगी करते रहे। तो सामूहिक नेतृत्व तो केवल एक बहाना है। ये तो नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा, अपना करिश्मा, अपनी शख्सियत, अपनी लोकप्रियता राज्यों की राजनीति के ऊपर इंपोज करना चाहते हैं, राज्यों की राजनीति के ऊपर आरोपित करना चाहते हैं। इसके कारणों पर भी हम आगे विचार करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भाजपा का खेल पहली नजर में ही मुझे लगता है कि पराजित खेल लग रहा है। और मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की पराजय होती है तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी इस लिहाज से, क्योंकि सारे देश में अगर आप
विभिन्न राज्यों में जहां भाजपा का बहुत प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव है, गुजरात में बहुत प्रभाव है, तो मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पुराना है। भारतीय जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा प्रभाव रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। भाजपा के पास बड़ा अच्छा कार्यकर्ता आधार है मध्य प्रदेश में, और वोटर भी उसके पास एक अपना एक वोटर है, एक तयशुदा वोटर है जो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करता है। एक ऐसे प्रदेश में जहां पिछले 20 साल से 2 साल को छोड़कर लगातार भाजपा की सरकार रही है और 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन दिया है अपनी छवि और अपनी सरकार की अपनी छवि प्रोजेक्ट करने के लिए और अपनी सरकार के कामों का बखान करने के लिए, आज उनकी स्थिति यह है कि जब आज सूची में उनके टिकट का नाम आया तो अखबारों तो टीवी पे खबर बनी कि भाई उन्हें भी टिकट मिल गया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है। तो ये जो अलग-अलग तरीके के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बोल सकते हैं या महत्वपूर्ण नेताओं को चुनाव में उतारने की बात बोल सकते हैं, ये क्या भाजपा की स्थिति को कमजोर कर रही है या फिर इससे भाजपा की वापसी की भी संभावनाएं बन सकती है? इसके लिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो कयास ये लगाया जा रहा है कि भाजपा ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में इन बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और संगठन के महारथियों को उतारा है जो सीटें भाजपा के पास नहीं थी। भाजपा इन लोगों को मैदान में उतार के उन सीटों पर कड़ी चुनौती पेश करना चाहती है। दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है भाजपा के पक्ष में कि चूंकि ये लोग प्रभावशाली नेता हैं तो ये न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे, अगल बगल के निर्वाचन क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगे। वहां भी भाजपा के लिए एक सकारात्मक रुख देखा जा सकता है। लेकिन अब आप सोचिए, नरेंद्र सिंह तोमर मान लीजिए लड़ते हैं, वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के हैं, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। अगर वो 9% कांग्रेस आगे है तो नरेंद्र सिंह तोमर का खुद भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अगर दो सीधी लड़ाई में कोई पार्टी अगर 9% आगे है तो कोई नहीं जीतेगा मेरे निगाह से, अगर वो आंकड़ा सही है तो। अनुमान है, अगर वो आंकड़ा सही है तो कोई जीत ही नहीं सकता। 100% सीटें कांग्रेस को मिलेंगी उस पूरे क्षेत्र की। एक आध सीट कभी इधर उधर हो जाए तो हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि इन तमाम लोगों को, जो बड़े महारथी हैं, उनको आला कमान ने कुछ अजीब सी लड़ाई में फंसा दिया है। कम से कम मध्य प्रदेश का हाल तो यही है। छत्तीसगढ़ के बारे में शुरू से आपने भी इस बात को रेखांकित किया कि कांग्रेस वहां काफी आगे है, लेकिन कल जो एक सर्वेक्षण आया जिसकी बार-बार हम थोड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, सी वोटर का सर्वेक्षण, उसमें दिखाया गया कि काफी नजदीक की लड़ाई है। हालांकि आखिरकार कांग्रेस वहां आगे है और उसे वहां बहुमत मिल जाएगा, लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए एक चेतावनी के रूप में है कि उसे चुनाव में और ज्यादा सावधानी से जाना चाहिए? देखिए, एबीपी के जो संवाददाता हैं, जो छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं और वहां जमीन पर देख रहे हैं, परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं, उनका भी मानना यह है कि जो सर्वेक्षण में स्थिति निकल के आ रही है वो जमीनी स्थिति नहीं है। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कहीं कांग्रेस के मुकाबले है ही नहीं। उसका कारण ऐसे एक संवाददाता ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में जो किसान होते हैं वही चुनाव जिताते हराते हैं, और किसान भूपेश बघेल की सरकार से काफी खुश हैं, क्योंकि जो धान की खरीद का जो मूल्य भूपेश बघेल की सरकार ने उन्हें दिया है वो उनको बहुत अनुकूल बैठ रहा है। अब भाजपा एक ही तरीके से इस परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है कि वो अपने घोषणा पत्र में उससे भी ज्यादा खरीदी मूल्य का वायदा करे। तो अभी भाजपा को भूपेश बघेल का मुकाबला करने के लिए वहां पर कई तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, काफी काम करना पड़ेगा। अब वहां भी देखिए, रमन सिंह को जब टिकट घोषित किया गया तो एक खबर बनी अपने आप में कि भाई उनको टिकट, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा उसको टिकट घोषित किया गया। तो जब ऐसी स्थिति होती है किसी पार्टी की, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर मुकाबले में रहती है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ अभी भी कांग्रेस के लिए काफी सुरक्षित प्रांत है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस निर्णायक रूप से आगे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या ये भी है कि वो रमन सिंह के सामने कोई और नेतृत्व विकसित नहीं कर पाई पिछले 5 सालों में? और अरे भाई, तो कहाँ विकसित कर पाए? आप तो जिस जिस मुकाम पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, आप ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि भाजपा का आला कमान नेतृत्व विकसित करने में विफल रहा या वो नेतृत्व विकसित नहीं करना चाहता था। सवाल ये है, क्या राजस्थान, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को वो नहीं चाहते थे तो क्या राजस्थान में कोई नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की गई? अगर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को नहीं चाहते, जो कि नहीं चाहते थे, तो फिर क्या छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की गई? अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को वो नहीं चाहते थे, जो कि नहीं चाहते, कह दिया भाई आपको मुख्यमंत्री, जीत भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कह दिया गया है उनसे।
तब फिर क्या वहां नेतृत्व विकसित करने की कोशिश की गई? ये एक प्रश्न है, इसके ऊपर सोचना चाहिए।